तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि I1 और I2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I1 I2 की वैल्यू करंट डिवीजन रूल से हम निकालेंगे। जैसे जहाँ पर कम रेजिस्टेंस है, जैसे 6 ओम में हमें करंट निकालनी है, तो 3 ओम के ऊपर रखेंगे, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 9, यानी 6 ओम में 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी, 3 ओम में 6 एम्पियर करंट फ्लो होगी, क्योंकि 3 ओम में जो करंट निकालेंगे तो इसे निकालेंगे 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 9, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, जैसे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो सबसे पहले हमें करंट निकालनी होगी। करंट क्या होगी 200 डिवाइड बाई 14.5 और 26.5 कितना हो गया 14 और 26 40, 40 से 41, 41 और 10 41 और 60 101, तो 101 ये करंट की वैल्यू होगी इंटू 14.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 28.71, और 28.71 यहाँ पर आंसर होगा 28.71 वोल्ट। नेक्स्ट देखें, नॉर्टन थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, तो ये कन्वर्जन होगा थेवेनिन थ्योरम का। नेक्स्ट देखें, जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नॉन एज, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसके नाम से जाना जाएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नॉन एज कन्वर्जन ऑफ conservation of energy, that is Kirchhoff's voltage law. Thevenin model, the resistance RTH is defined as, Thevenin model में जो resistance RTH है उसको किससे डिफाइन किया जाता है, Thevenin model में resistance RTH is defined as impedance calculated by replacing voltage current source with their impedance। नेक्स्ट हम देखें टू पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल, तो टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल कब होगा, जब A डैश इक्वल टू B डैश होगा, तो टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल कहलाएगा। हाई पास जो टी फिल्टर होता है, हाई पास टी फिल्टर में लो इनपुट इम्पीडेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई पास टी फिल्टर में लो इनपुट इम्पीडेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको, हाई पास लो हाई पास टी फिल्टर जो होता है उसमें सी ऊपर रहेगा, ये एल रहेगा और ये सी रहेगा, तो ये हाई पास लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है। नेक्स्ट देखें, जैसे which of the following expressions show correct function of y parameter in two port network, तो y parameter टू पोर्ट नेटवर्क में करेक्ट फंक्शन क्या होगा, करेक्ट फंक्शन होगा यहाँ पर I1 I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y11 y12 y21 y22 एंड v1 एंड v2 v1 एंड v2, तो ये होगा हमारे एडमिटेंस पैरामीटर यानी शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। नेक्स्ट हम देखें फॉर टू पोर्ट नेटवर्क, फॉर ए टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क दी थ्री ट्रांसमिशन पैरामीटर आर गिवन, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो एबीसीडी पैरामीटर के अंदर रेसिप्रोकल नेटवर्क की स्थिति में क्या होता है, एडी माइनस बीसी इक्वल टू 1 होता है, तो एडी माइनस बीसी हम देखें ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3/5 इंटू डी माइनस बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 7/5 और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4/5 इक्वल टू 1, तो इसको हम इधर ले जाएंगे यानी कि 3/5D इक्वल टू 1 प्लस 7×28 डिवाइड बाई 25, तो 25 और 28 कितना होगा 53
3/5D इक्वल टू 53/25। तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डी इक्वल टू 53 इंटू 5 डिवाइड बाई 25/3। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू 53 डिवाइड बाई 50। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये क्वेश्चन है, Kirchhoff's current law at junction deal with Kirchhoff's current law at junction deal with the conversion of energy, conversion of charge. Thevenin theorem is, तो Thevenin theorem क्या है? Thevenin theorem is a voltage form of an equivalent circuit. Voltage form of an equivalent circuit. नेक्स्ट हम देखें जैसे यहाँ पर कौन सा सोर्स है, ये सोर्स दिया हुआ है, ये एक तरीके से करंट सोर्स है। नेक्स्ट देखें इन इलेक्ट्रिकल सर्किट states that for a response voltage or current in any branch of bilateral linear circuit having more than one independent source equals the algebraic sum of the response made by each independent source acting alone. Each independent source acting alone is superposition theorem. Superposition theorem. नेक्स्ट हम देखें a network having a battery source in one of its arm. A network having a battery source one of its arm is called active network. An active element in a circuit. An active element in a circuit that supplies energy. In the analysis of vacuum tube circuit, we generally use Thevenin theorem. The Z parameter of the T network. तो T network का Z parameter क्या होगा यहाँ पर? जैसे Z parameter क्या होगा यहाँ पर? T network का तो Z11 की वैल्यू देखें तो दोनों मिल जाएंगे, यानी कि 5 + 8 13 हो जाएगा। Z11 Z12 की वैल्यू देखें, Z12 और Z21 ये 8 ही होगा, और Z22 की वैल्यू क्या होगी? Z22 की वैल्यू होगी यहाँ पर 8 और 12 यानी 20। तो 13 8 8 20 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। तो टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल कब कहलाएगा? यहाँ पर रेसिप्रोकल कहलाएगा Y12 = Y21 होना चाहिए। In this circuit shown maximum power will be transferred. Maximum power will be transferred when 4.5 minus J 6.5 हो, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखें कंसीडर द स्टार नेटवर्क shown in the figure. The resistance between terminal A and B and C open with C open is 6 ohm and between terminal B and C with A open is 11 ohm and between terminal C and A with B open is 9 ohm. तो हमें स्टार नेटवर्क को देखना है यहाँ पर। जैसे नेटवर्क है, पहले C ओपन होगा, जब C ओपन होगा तो RA और RB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 ओम दे रखी है। तो यानी RA + RB की वैल्यू दे रखी है 6। जब A ओपन होगा तो B और C की वैल्यू 11 दे रखी है, यानी RB + RC = 11। और जब हम देखें B ओपन होगा तो दे रखा है RA + RC = दे रखा है 9। तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो RA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2, RB की वैल्यू आ जाएगी 4 और RC की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 2 4 7 ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखें A lag network
For compensating normally consist a lag network for compensating normally consist R and C element. तो लैग नेटवर्क किस तरीके से होगा कंपनसेशन की अवस्था में, जैसे R होगा, ये R रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस और ये आउटपुट और ये यहाँ पर इनपुट होगा, तो लैग नेटवर्क काम करेगा। Two resistance R and 2R are connected parallel in the electrical circuit. दो रेजिस्टेंस है R and 2R are connected parallel in an electrical circuit. The thermal energy developed in R and 2R are the ratio. तो टू रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो R थर्मल एनर्जी का रेशियो हम देखेंगे। थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R and 2R, तो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है V² डिवाइड बाई R इंटू T, हीट एनर्जी। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखें V² डिवाइड बाई 2R इंटू T, तो V² T से V² T कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2R ऊपर जाएगा R नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा 2:1 बना जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट हम देखें जैसे while applying Norton theorem to DC network, the network is replaced by current source in parallel with the resistance. According to KCL as applied to junction in the network of conductor, that is algebraic sum of the current emitting at the junction is 0. Two resistance R1 and R2 are connected in series, R1 and R2 are connected in series, then total resistance equal to, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम दोनों को जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 553, इन दोनों को 553 प्लस माइनस 8 हो जाएगा, 553 प्लस माइनस 8। नेक्स्ट देखें Y parameter of the network are given as shown in the figure. The network is embedded with the another resistive circuit as shown in the figure. The new Y parameter of the circuit will be, तो न्यू Y parameter of circuit क्या होगा, तो न्यू Y parameter of circuit जैसे पहला 1 ओम दिया हुआ है सिर्फ, तो 1 ओम के अकॉर्डिंग हम बात करें, Y parameter होगा इसका 1 -1 -1 और 1। और दूसरे की बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर Y2 की वैल्यू बात करें, Y पैरामीटर फॉर दूसरा नेटवर्क, तो Y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 4211 दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों को हम जोड़ देते हैं Y पैरामीटर निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 -1 + 2 -1 + 1 और 1 + 1, तो ये Y पैरामीटर आ जाएगा यहाँ पर 5 1 0 और 2, ये Y पैरामीटर आ जाएगा 5 1 0 2, तो ये। नेक्स्ट हम देखें a network consists of voltage source V and current source I and several resistors as shown in the figure, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, वोल्टेज है I है। A particular resistor R dissipates a power of 4 watt when the voltage source alone is active and R dissipates a power of 9 watt when the current source alone is active. The power dissipated by R when both sources are active, तो जब दोनों सोर्स एक्टिव हो तो पावर डिसिपेट क्या होगी, तो दोनों सोर्स एक्टिव हो तो पावर डिसिपेट की वैल्यू हम निकालें, तो V² डिवाइड बाई R से हम निकालें, तो पावर हो जाएगी यहाँ पर V² डिवाइड बाई R, 4 वाट दे रखी है पहले, और I² R 9 वाट दे रखी है, तो यानी B की वैल्यू यहाँ पर आ गई √4R और यहाँ पर I² R की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाई R, तो इससे हम देखें I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर
अंडर रूट 4r डिवाइड बाई आर, और यहाँ पर आई की वैल्यू I2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 डिवाइड बाई आर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जो हो जाएगी, पावर का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4r डिवाइड बाई आर प्लस अंडर रूट 9 डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगी 25 वाट। 25 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे करंट हमें निकालनी है I4 की वैल्यू। यहाँ पर हम देखें 4 एम्पियर आ रही है, 4 में इधर आ रही है 2.5 और 2 यानी 4.5 होगी। 4.5 और 9 ये आ रही है 2.5 और 4 यानी 6.5 आ रही है। 6.5 में से 2 यहाँ पर गई तो 4.5, 2 यहाँ पर गई तो 4.5 यहाँ पर जाएगी, तो 4.5 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ the algebraic sum of IR drop and EMF in any closed loop of a network is always, any closed loop of a network is always 0। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू बतानी है। करंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पर 4 एम्पियर आएगी, 4 में से एक है 3 एम्पियर, 3 में से फिर 4 एम्पियर टोटल करंट आ रही है। 4 में से 1 एम्पियर इधर गई तो 3 एम्पियर बची, 3 एम्पियर में से 1.3 इधर गई तो क्या बचेगी 2.7 एम्पियर यानी 1.7 एम्पियर। 1.7 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बचेगी 3.1 एम्पियर गई तो 3 एम्पियर, 3 में से 1.7 गई 1.3 1.7 तो 1.7 एम्पियर इधर की साइड पर होगी। नेक्स्ट देखें, Kirchhoff's first and second law are respectively based on the conversion of इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट यानी चार्ज एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम देखें आई की वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर आ गई, 3 में से 1.3 एम्पियर गई तो 1.7 एम्पियर बचेगी तो 1.7 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें करंट हमें 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस निकालनी है, तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे हम। करंट डिवीजन रूल में 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 तो आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 2.85 के आसपास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन 1 ओम रेजिस्टेंस, सर्किट ऑन द फिगर बिलो। तो करंट की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, तो वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, लेकिन करंट सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी तो ये शॉर्ट कर देंगे तो सारी करंट इधर से फ्लो होगी, इधर से कुछ फ्लो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर ही करंट फ्लो होगी। या वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स हो तो उसको इग्नोर करके हम लोड की साइड कैलकुलेशन करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं और 5 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होती है। Kirchhoff's voltage law is concerned with, Kirchhoff's voltage law concerned with the both IR drop and battery EMF. The ideal resistance, the internal resistance of ideal voltage source and ideal current source. Ideal voltage source का तो 0 होता है, ideal current source का infinite होता है। तो ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट हम देखें, सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज। तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या करेगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि करंट कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है।
एक परिपथ में 9 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और 2 ओम के 2 प्रतिरोध के समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में हैं। ये समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज 38 परिपथ में धारा गया तो 9 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, 9 ओम के 2 प्रतिरोध, 2 ओम के 2 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में है। तो 9 9 के 4.5 आ जाएगा और 1 1 का 1 आ जाएगा, यानी 5.5। तो 38 में 5.5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी 9 9 ओम के 2 सीरीज में है और 2 2 ओम के पैरेलल में है, यानी 1 ओम, टोटल 19। तो ये आ जाएगी 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। 9 9 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और 2 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में है। तो 9 9 के सीरीज में जुड़े हुए हैं इस तरीके से और 2 2 ओम के पैरेलल में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और फिर यहाँ पर 38 वोल्ट लगाया हुआ है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 38 डिवाइड बाई 18 प्लस 1, क्योंकि 2 2 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 1, ये 9 है, ये 9 है, तो 18 और 19, तो ये रहेगी 2 एम्पियर करंट। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, R1 ग्रेटर देन है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों का योग, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 से कम होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम होती है। नेक्स्ट देखें, जैसे with the same maximum voltage between conductor, with the same maximum voltage between the conductor, the ratio of volume of copper required in a three-phase wire system and one-phase two-wire system, three-phase wire system and one-phase two-wire system, that is equal to 3/4। तो समान मान की पावर का समान वोल्टेज पर समान दूरी पर संतुलित करने के लिए सिंगल फेज की अपेक्षा थ्री फेज सप्लाई में 3/4 कम ताप की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देखें वोल्टेज सोर्स का तुल्य धारा सोर्स में कौन है, तो यहाँ पर डायोड D1 है। यहाँ पर डायोड D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। डायोड D2 क्या है, यहाँ पर ये भी फॉरवर्ड बायस में है। तो डायोड D1 है तो रिवर्स बायस में है, तो यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, जबकि D2 है फॉरवर्ड बायस में है तो इसमें करंट फ्लो होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, 5 डिवाइड बाई 50, 5 डिवाइड बाई 50 यानी कि 1/10, यानी 5 डिवाइड बाई 50 आंसर आ जाएगा। 5 डिवाइड बाई 50 यहाँ पे करंट फ्लो होगी, वो भी D2 में। ए बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ओम और 2 2 2 6 ओम हो जाएगा टोटल, तो 6 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें थेवेनिन थ्योरम लगाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। थेवेनिन थ्योरम अगर लगा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हमें ओपन कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम देखें थेवेनिन थ्योरम लगा रहे हैं तो ये दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो। 8 ओम के प्रतिरोध में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम देखें 8 वोल्ट है, यहाँ पर हम देखें 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं या इस पॉइंट पर वोल्टेज निकाल सकते हैं, V माइनस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस V बाई 8 और प्लस V माइनस की जगह प्लस होगा, V प्लस 6 डिवाइड बाई 8, तो इससे वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखें 2V प्लस 16 प्लस V प्लस V प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया टोटल 4V इक्वल टू 22, तो V की वैल्यू आ गई 5.5 वोल्ट, तो 5.5 डिवाइड बाई 8, तो ये 55 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा इस तरीके से।
तो 0.550 में 88 के भाग देंगे तो क्या आएगा 88 इंटू 4 से 48 4 8 से 48 4 52 यानी 528.6 तो 0.6 के आसपास आंसर हो जाएगा 0.69 550 में से 528 गए तो क्या बचा 32 22 बचा फिर 220 हो जाएगा इस तरीके से वैल्यू आएगी 0.69 के आसपास। या फिर हम केसीआर या मैश एनालिसिस लगाकर भी इसको निकाल सकते हैं। यानी एक बार हम सिर्फ क्या करते हैं इसको शॉर्ट कर देते हैं 4 ओम हो जाएगा 448 तो करंट की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगा कर भी 8 वोल्ट की वजह से करंट कितनी फ्लो हो रही है 6 वोल्ट की वजह से करंट कितनी फ्लो हो रही है तो उससे हमें पता चल जाएगा। फिर 4 ओम हो जाएगा फिर 8 ओम 1 एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी इसकी वजह से। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी टोटल 448 यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब 1 एम्पियर करंट है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी तो पहले तो ये 6 है तो 6 के अकॉर्डिंग काम करेगी यानी 8 से 48 डिवाइड बाई 14 इसके अकॉर्डिंग काम करेगी तो उससे हमारी 0.69 एम्पियर आएगी करंट। नेक्स्ट हम देखें जैसे 4 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 ओम और 6 ओम परिपथ में विद्युत धारा का मान तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकलेगा 2 और यहाँ पर निकलेगा 3 तो 5 हो गया यानी 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी। 4 एम्पियर करंट है ये यहाँ पर डिवाइड होगी पहले तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी फिर दोबारा से यहाँ पर 4 एम्पियर करंट है यहाँ पर क्या है 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो हम कह सकते हैं कि 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 एम्पियर होगी। नेक्स्ट हम देखें एबी टर्मिनल के अक्रॉस 60 वोल्ट लगाने पर जाल में कुल करंट की वैल्यू क्या होगी तो कुल करंट की वैल्यू हम निकालें यहाँ पर ये सारे क्या है रेजिस्टेंस है तो 80 है ये भी पूरा 80 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 यहाँ पर फिर 40 ये 80 हो जाएगा फिर 40 हो जाएगा 40 50 60 यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी यहाँ पर तो 60 डिवाइड बाई 60 1 एम्पियर क्योंकि आर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 60 आ रही है हमारी। नेक्स्ट हम देखें इसका पालन न होने पर परिपथ नॉन लीनियर होगा तो हम देखें अगर परिपथ होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन का पालन नहीं करता है तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। सुपरपोजिशन प्रमेय का प्रयोग करते समय परिपथों की संख्या उनमें से किसके बराबर होनी चाहिए तो परिपथों की संख्या है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सोर्स के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें ये रेजिस्टेंस x1 और x2 के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी तो 0 होगी क्योंकि ये क्या है शॉर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखें while थेवेनिनाइजिंग सर्किट बिटवीन टू टर्मिनल VTH इज इक्वल टू तो VTH की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर VTH ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज तो VTH की वैल्यू होगी ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज